बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। जो आज का आपका लेक्चर है चैप्टर नंबर 18 के ऊपर, तो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू हाइपरटेंशन। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग किडनी का रोल स्टडी करेंगे कि किडनी बीपी को मेंटेन करने में क्या रोल प्ले करती है। अगर बीपी फ्लक्चुएट करे तो किडनी पे क्या रिजल्ट आता है। मैंने ये एक बड़ी अच्छी सी स्लाइड आप लोगों के लिए डाउनलोड किया है गूगल इमेजेस से, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हाइपरटेंशन होती क्या है। ठीक है, और हाइपरटेंशन की टाइप्स क्या होती हैं। बच्चे, मेरा गला थोड़ा सा खराब सॉरी, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आई एम हैविंग सोर थ्रोट, और पढ़ाना भी आप लोगों को जरूरी है क्योंकि आप लोगों के कॉलेजेस पर खुल जाने हैं। सबसे पहली चीज बच्चे ये देखिए कि नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो कि हाइपरटेंसिव या हाइपोटेंसिव नहीं है, सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो तकरीबन 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, और डायस्टोलिक बीपी जो होता है वो तकरीबन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। जब हम 120 80 बीपी की बात कर रहे होते हैं तो बच्चे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकल का बीपी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने पुश करना होता है ब्लड आपकी होल सिस्टेमिक सर्कुलेशन को। यहाँ पे दोबारा एक पुराना कॉन्सेप्ट को ताज़ा करता चलूं ताकि आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे फुली क्लियर हो जाएं कि हम लोग किस बारे में ये बीपी की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज़ बच्चे ये देखें कि जो भी वीनस रिटर्न आपके राइट साइड के हार्ट को आता है वो जाता है लंग्स को, और लंग्स से जो ब्लड आता है वो जाता है राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे टोटल ब्लड आया है लेफ्ट वेंट्रिकल को, दैट वुड बी प्री लोड। ठीक है, यानी कि जो फिलिंग प्रेशर है एक वेंट्रिकल का, उसके अंदर जितना ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्री लोड। आपने याद रखना है, प्री लोड बेसिकली हम लोग वॉल्यूम को कहते हैं, उतने वॉल्यूम को जितना एक वेंट्रिकल अपने अंदर रिसीव करता है या अकोमोडेट करने की कोशिश करता है बाकी सारे वीनस रिटर्न लेके। ठीक है, अब आप ये देखें बच्चे, आफ्टर लोड क्या होता है। आपको पता है कि यहाँ से आपकी मेजर वेसल अराइज करती है, दैट इज नोन एज एओर्टा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो अपना ब्लड पुश करता है एओर्टा को, आपको पता है कि एओर्टा की आगे डिफरेंट ब्रांचेस है, मल्टीपल ब्रांचेस हैं। असेंडिंग एओर्टा की अपनी है, आर्च ऑफ एओर्टा की अपनी है, थोरेसिक एओर्टा की अपनी है, एब्डोमिनल की अपनी है। ठीक है, और इनकी टर्मिनेशन कॉमन आइलिक आर्टरी पे जो है उनकी अपनी ब्रांचेस हैं। तो एक एओर्टा है जो कि पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही है, आपके अपर लिम्स को, आपके हार्ट को, आपके हेड एंड नेक रीजन को, आपके एब्डोमेन को, आपके थोरेक्स को, और आपके लोअर लिम्स को। तो ये जितनी भी एओर्टा की मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है, इन सब के अंदर ये ब्लड ने जाना है। जब ब्लड यहाँ पे एंटर होने की कोशिश करता है ना इन डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, तो उसको रेजिस्टेंस फील करना पड़ता है। क्या फील करना पड़ता है? रेजिस्टेंस उसको पेश होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो एओर्टा थी उसका डायमीटर बड़ा था, जो कैपिलरीज हैं, जो छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स हैं, उनका डायमीटर छोटा है। उसको उनमें अकोमोडेट होना है, उसको डिफरेंट पॉइंट्स पे, ब्रांचिंग पॉइंट्स पे शिफ्ट होना है ऐसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को ये एग्जांपल दोबारा देता चलूं कि ये एक बड़ी आर्टरी है, इसकी ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो जो ब्लड का फ्लो यहाँ से आ रहा है उसको डिवाइड होना है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इस ब्रांचिंग पॉइंट पे भी उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। ये जो रेजिस्टेंस होता है बच्चे, दैट इज बेसिकली नोन एज आफ्टर लोड। ठीक है, और आफ्टर लोड का बच्चे आप लोग ये कह लें कि ये बेसिकली प्रेशर की फॉर्म में यूनिट होता है। ठीक है, ये प्रेशर होता है, ये रेजिस्टेंस होता है जो इसको फेस करना पड़ रहा है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि नॉर्मल बीपी 120/80 होता है, तो यानी कि जो आपका डायस्टोलिक बीपी है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग योर प्रीलोड, एंड योर सिस्टोलिक बीपी जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर रेजिस्टेंस, यानी कि योर आफ्टर लोड। ठीक है, अब बच्चे आप लोग आ जाएं इस मेन डायग्राम के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताने लगा हूं हाइपरटेंशन की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहली टाइप है एसेंशियल हाइपरटेंशन। मेरा एरो फॉलो कीजिएगा। एसेंशियल हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। 95% लोगों को जो हाइपरटेंशन होती है उसकी कॉज को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसकी कॉज आइडेंटिफाइबल नहीं होती, वो इडियोपैथिक होती है। ठीक है, 5% लोगों में जो हाइपरटेंशन होती है वो सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी टू सम डिजीज, यानी कि किसी डिजीज की वजह से, किसी ऑर्गन के इफेक्ट होने की वजह से वो हाइपरटेंशन डेवलप होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन बेसिकली वो हाइपरटेंशन है जिसके अंदर हमें कॉजेज नोन होती हैं, और ये सिर्फ 5% होती है। तीसरी जो होती है दैट इज बच्चे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन।
व्हाइट कोट हाइपरटेंशन पेशेंट्स को क्लिनिकली फेस करनी पड़ती है जब वो डॉक्टर्स को देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर, या फिर जब वो हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में, हॉस्पिटल की बाउंड्री में एंटर होते हैं। हॉस्पिटल बच्चे एक वैसे ही टेरर की जगह होती है जहाँ पे पेशेंट जाके एंग्जाइटी और परेशानी का शिकार होता है, तो इसकी वजह से उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से दो प्रोमिनेंट इफेक्ट्स आते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में। नंबर वन, उसको टैकीकार्डिया होता है, उसका हार्ट रेट इंक्रीज करता है। नंबर टू, आपने ये याद रखना है कि जो पेशेंट होगा उसकी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से वेजोमोटर टोन इंक्रीज करेगी और वेजोस्पैज्म और वेजोकंस्ट्रिक्टर एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। चौथी हाइपरटेंशन की टाइप है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बेसिकली हम उस हाइपरटेंशन को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक बीपी इफेक्ट हो और डायस्टोलिक बीपी जो है वो इफेक्टेड ना हो। तो ये एक ज्यादा डेंजरस चीज है। नॉर्मली बंदे का बीपी 120/80 है, अगर उसका बीपी 140/90 से शूट कर जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। डायस्टोलिक बीपी 80 to 90 की रेंज में अलाउड है। ठीक है, अगर वो 90 से ज्यादा हो जाए तो फिर तो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन भी होगी। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ सिस्टोलिक बीपी बढ़ा है, 140 से ज्यादा हो जाता है, 145, 150, 160, उसको कहते हैं आइसोलेटेड हाइपरटेंशन। ठीक है, उसके बाद बच्चे आप लोग आए तो है आपकी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अब आपने याद रखना है कि जो जेस्टेशन का वर्ड होता है दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर टर्म, और टर्म का वर्ड किसके लिए यूज होता है बच्चे? बेसिकली प्रेगनेंसी का। जब एक मदर बच्चे को कंसीव कर चुकी होती है तो वो सारे पीरियड को जब तक वो डिलीवर नहीं करती उसे हम प्रेगनेंसी, जेस्टेशन या टर्म कहते हैं। इस दूसरी चीज बात आपको यह पता होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीनों का एक पीरियड। ठीक है, एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो टोटल प्रेगनेंसी आपकी ऑलमोस्ट 9 मंथ्स की होती है। प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, यानी कि 3 महीनों के 3 पीरियड्स होते हैं, 1 2 3। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, इसके अंदर यूजुअली मदर जो होती है वो हाइपोटेंसिव होती है। ये बात आपने मेरी हमेशा याद रखनी है। ठीक है, और नेक्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स में उसका जो बीपी होता है वो नॉर्मल की तरफ आने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही, जिसमें यूजुअली हाइपोटेंशन देखी जाती है, उसमें ही अगर हाइपरटेंशन डेवलप कर ले या उसके बाद भी उसका बीपी बहुत ज्यादा रहता है, 140/90 से ऊपर रहता है, तो फिर हम लोग उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहेंगे या फिर हाइपरटेंशन ऑफ प्रेगनेंसी कहेंगे। उसके बाद आखिरी जो टाइप है बच्चे दैट इज बेसिकली हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बीपी इतना सेवियरली इंक्रीज हुआ है कि वो किसी भी किस्म का नुकसान कॉज करवा सकता है। अच्छा, अब आपको ये समझना जरूरी है कि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी में क्या फर्क होता है, और यही चीज बच्चे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सेकंड ईयर में भी काम आएगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, और यहाँ पे बता रहा हूँ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी दोनों के अंदर जो बीपी होता है वो आप कह लें कि 180 तक होता है। ठीक है, 180/100 या 180/110, इतना बीपी रीच कर चुका होता है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी में। फिर इन दोनों में फर्क क्या है बच्चे? फर्क ये है कि अगर इस बीपी पे आपके ऑर्गन इफेक्ट होने लग जाएं, जैसे रेटिना के अंदर आपको रेटिनोपैथी मिले, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं जो रेटिना में नजर आती हैं, आर्टरियोल्स, वो आपको अफेक्टेड मिले, या फिर आप ये कह लें कि किसी बंदे को इस ब्लड प्रेशर के ऊपर रीनल फेलियर हो रहा है, एक्यूट रीनल फेलियर कह लो, क्रॉनिक रीनल फेलियर कह लो, मतलब किडनी इफेक्ट हो रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे, और उसको यूरिन पास नहीं हो रहा यानी कि एनयूरिया हो गया है, इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। लेकिन अगर इस बीपी के ऊपर ऑर्गन्स जो हैं वो अनअफेक्टेड रहें, ये बात आपने याद रखनी है, अगर इस बीपी पे ऑर्गन्स अनअफेक्टेड रहें तो फिर आपने उसको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी कहना है, इमरजेंसी नहीं कहना। उसके बाद बच्चे आप लोगों को किडनी का रोल अंडरस्टैंड करवाने के लिए और रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन पाथवे समझाने के लिए मैंने ये वाला एक बहुत खूबसूरत फ्लो चार्ट निकाला है। प्लीज यहाँ पे देखिएगा, मैं साथ साथ ही आप लोगों को इसके साथ फंक्शंस भी समझाता जाऊंगा। ठीक है, मेरा एरो फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा।
सबसे पहली चीज बच्चे ये देखें कि कभी भी किसी बंदे के अंदर डिहाइड्रेशन हो, सोडियम की डेफिशिएंसी हो या हेमरेज हो। डिहाइड्रेशन बच्चे कब हो सकती है, जैसे डायरिया किसी बंदे को, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या फूड पॉइजनिंग है। सोडियम की डेफिशिएंसी बच्चे बेसिकली डायरिया के अंदर ही डेवलप करती है, ठीक है। वॉमिटिंग में यूजुअली सोडियम की डेफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन बाकी आयंस की डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे पोटेशियम और हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में वॉमिटिंग हो रही है तो आप ये वाला फैक्टर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कोपियस अमाउंट, यानी कि अबंडेंट अमाउंट ऑफ वॉमिट जो होती है, ठीक है। और अगर किसी बंदे का कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ट्रॉमा हो गया है और उसके अंदर उसको हैमरेज हो जाता है। एक्सीडेंट और ट्रॉमा के अलावा भी तो हैमरेजेस हो सकते हैं ना, जैसे बच्चे आप देखें किसी बंदे को इंट्रापेरिटोनियल हैमरेज हो गया है, एब्डोमेन के अंदर पेरिटोनियम में सारा हैमरेज हो गया है। ये तीन वो कंडीशंस हैं जिन तीनों में फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है बच्चे? फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो रही है। आपकी बॉडी में जो फ्लूइड का वॉल्यूम है, यानी कि चाहे वो ब्लड आप कह लें या वाटर कह लें, जो भी कह लें, टोटल जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, उसके अंदर प्रोफाउंड कमी आ रही है। लेकिन सोडियम तो फ्लूइड नहीं है, फिर ये सिस्टम क्यों ट्रिगर होता है? मैंने आपको बताया था कि सोडियम एक आयन है और जितने भी आयन होते हैं इनका अपना एक प्रेशर होता है, जिसके जरिए ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को या फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलॉइड प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सोडियम के लॉस के साथ, जब सोडियम का लॉस होगा तो साथ ही फ्लूइड का लॉस भी होगा, ठीक है, तो फ्लूइड कम हो जाएगा। जब भी बच्चे आपकी बॉडी में टोटल फ्लूइड का वॉल्यूम कम होता है तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है। डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम को सेंस करने कर डिक्रीज जब ब्लड वॉल्यूम होता है ना, तो आपका बीपी डिक्रीज हो जाता है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली बता सकूं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जब बीपी डिक्रीज करेगा तो आपकी किडनीज जो होती हैं वो सेंस कर लेती हैं कि बीपी डिक्रीज हुआ। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि किडनीज कैसे सेंस करती हैं। एफएससी में भी आप लोग पढ़ के आए हैं बेसिकली कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक बोमेंस कैप्सूल है और यहाँ पे बच्चे आप देख रहे हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फिर लूप ऑफ हेनले है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ से एंटर करता है आपका आफ्रंट आर्टरियोल, यहाँ पे इसका प्लेक्सस बनता है, यहाँ पे है आपका इफ्रंट आर्टरियोल। जब इफ्रंट आर्टरियोल यहाँ से गुजरते हुए जाता है तो इफ्रंट आर्टरियोल के सेल्स और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स के इस जंक्शन पे यहाँ पे एक ऑपरेटस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस के पास एक स्ट्रक्चर है बच्चे जिसका नाम है मैक्यूला डेंसा, ठीक है। ये वाली जो आपको नॉर्मल एनाटॉमी है ये पता होनी चाहिए। जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस का काम है हमेशा डिक्रीज बीपी को ये सेंस करता है, बीपी की चेंजेस को, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, खास तौर पे डिक्रीज बीपी को। जब बीपी डिक्रीज किडनी सेंस करती है तो किडनी से बच्चे प्रोड्यूस होता है आपका रेनिन। अब बच्चे रेनिन का मैंने आपको बताया कि रेनिन प्रोड्यूस होता है। रेनिन प्रोड्यूस यानी कि कहा रहा है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है ना किडनी के वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये रेनिन क्या चीज है, ये क्या करता है, थोड़ा सा इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं ताकि आपको एक एक स्टेप वर्ड टू वर्ड क्लियर हो। सबसे पहले आप लोग ये देखें कि जो रेनिन होता है, तो ये जो एक्टिव फॉर्म होती है रेनिन की, रेनिन असल में ना सिंथेसाइज होता है एज प्री प्रो रेनिन, ठीक है। प्री प्रो रेनिन जो होता है ये बेसिकली पहले कन्वर्ट होता है इनटू प्रो रेनिन और फिर प्रो रेनिन कन्वर्ट होता है इनटू रेनिन। तो जो रेनिन है आखिरी वाला, यानी कि जो इसकी प्रो और प्रो की जो फाइनल फॉर्म है रेनिन, तो एक्टिव रेनिन के अंदर तकरीबन बचे 340 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और जो इसकी हाफ लाइफ होती है वो तकरीबन होती है 80 मिनट। इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये करेगा क्या? इसका काम है एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करवाना, एंजियोटेंसिनोजिन को, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजिन, मैं यहाँ पे एंजियोटेंसिन छोड़ के एंजियोटेंसिनोजिन लिखता हूँ, को कन्वर्ट करवाना इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब जिन का जो चीज है, जिन वाला जो पार्ट है वो रिमूव हो गया। एंजियोटेंसिन 1 जो है बच्चे ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीपी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे आप लोग ये देखें कि जो मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए थे, हैमरेज होना, सोडियम का काम होना, डिहाइड्रेशन होना, ये सारे फैक्टर्स स्टिमुलेटरी फैक्टर्स हैं
रेनिन को रिलीज करवाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और स्टिमुलेटरी फैक्टर है जो कि रेनिन की सिक्रीशन को प्रोवोक करता है, एंड दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो बीपी बढ़ेगा, और बीपी बच्चे कैसे बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ेगा जैसे मैंने आपको बताया कि वो रेनिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। दोबारा हम लोग उसी डायग्राम पे जाते हैं आपको बताने के लिए कि इंक्रीज रेनिन अब क्या करता है। इंक्रीज रेनिन जो होगा वो लिवर प्रोड्यूस करता है एक सबस्ट्रेट जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजिन। एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। अब आप लोगों ने बच्चे ये याद रखना है हमेशा, मैं यहाँ पे जो बात लिखवाने लगा हूँ कि एंजियोटेंसिनोजिन जो कि लिवर प्रोड्यूस कर रहा है, ये बेसिकली एंजियोटेंसिनोजिन में यहाँ पे पहले लिख लूं, ये आपकी एक अल्फा 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ठीक है। अल्फा 2 ग्लोबुलिन की एक प्रोटीन है, और ये जो है कन्वर्ट होती है अपनी एक्टिव फॉर्म में जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 जब ब्लड में मौजूद होता है तो वो सर्कुलेट करता है ब्लड में और जाके पहुंचता है लंग्स में। लंग्स के अंदर एक एंजाइम बैठा होता है जिसका नाम होता है बच्चे एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बॉडी में सब जगहों पर प्रेजेंट होता है, लेकिन स्पेसिफिकली बच्चे आपने ये याद रखना है कि जो इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म होती है एंजाइम की, वो लिवर में ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है बच्चे कि एंजियोटेंसिन 1 को, ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा आप लोगों के लिए लिख देता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 2 इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस होल साइकिल, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 जो होगी बच्चे, ये आपका एक वेजो कंस्ट्रिक्टर है। क्या है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ बच्चे, ये चीज भूलनी नहीं चाहिए, वेजो कंस्ट्रिक्टर है। वेजो कंस्ट्रिक्टर का काम क्या होता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाना। अगर वेसल्स का डायमीटर ये है तो उनको नैरो करवा के इतना करवाना, ठीक हो गया। तो इसकी वजह से बीपी मेंटेन रहेगा। उसके बाद बच्चे ये देखें कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब मैंने आपको बता दिया कि एंजियोटेंसिन 2 एक पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर है। 10th स्टेप बेसिकली ये है कि एंजियोटेंसिन 2 जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। अगर आप लोगों को बच्चे एफएससी का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद कराता चलूं, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या होती है आप लोगों को पहले ये बता दूं। फॉर एग्जांपल अगर ये किडनी है, ठीक है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है। जी बच्चे देखें, आपके इस किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, दैट इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड के बच्चे बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। एक बाहर वाला पोर्शन जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये जो अंदर वाला पोर्शन होगा इसको हम लोग कहते हैं मेडल्ला। अब आपको पता है कि कॉर्टेक्स की डिफरेंट जोन्स होती हैं जिससे मेंडालोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेटा से। लेकिन मेडल्ला रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, और जो कॉर्टेक्स होती है, कॉर्टेक्स की आपकी लेयर होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि आउटर जो टॉप मोस्ट लेयर है या आउटर मोस्ट आप कह लें, वो प्रोड्यूस करती है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन बेसिकली एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि सोडियम को बॉडी में एंट्री करवाता है, कहता है कि सोडियम रिटेन रहे बॉडी में, और पोटाशियम को बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है। फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए ये बॉडी का कंपार्टमेंट है, तो सोडियम की एंट्री करवाने की कोशिश करता है, पोटाशियम को एक्सक्रीट करवाता है। इस फंक्शन को मद्देनजर रखते हुए अब आप ये फ्लो चार्ट फॉर्म देखिए कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस हुआ, सोडियम और वाटर की ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगी, रीअब्जॉर्प्शन, और वो ज्यादा रिटेन रहेंगे, और पोटाशियम और हाइड्रोजन यूरिन में एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें दूसरा इफेक्ट एंजियोटेंसिन का क्या है कि ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, और उसकी खुद एक बहुत अच्छा वेजो कंस्ट्रक्टर है। और ये चीज आपने बिल्कुल नहीं भूलनी कि एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो एल्डोस्टेरॉन को की सिक्रीशन वो करवाता है, वो जाकर एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। एड्रीनल मेडल्ला चूज नहीं करना, और एड्रीनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती हैं, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेटा, जीएफआर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से आप लोग याद रखिए, जीएफआर 3 लेयर, ग्लोमेरुलोसा आउटर, फिर फेसिकुलेटा और फिर रेटिकुलेटा। ग्लोमेरुलोसा से मेंडालोकॉर्टिकॉइड, फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और रेटिकुलेटा से
टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि वेसोकंस्ट्रक्शन हो गई आर्टरियोल्स की, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह जो ये इसने दूसरा इफेक्ट करवाया है सोडियम की रिटेंशन का, इस और साथ वाटर की रिटेंशन का, जब सोडियम एब्जॉर्ब होता है तो साथ वाटर भी होता है, तो इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और बीपी नॉर्मल हो जाता है। ये एक चीज दरमियान वाली बता दूं कि कभी कभी आपके एक्स्ट्रा फ्लूइड में अगर पोटाशियम ज्यादा हो जाए, हाइपरकैलेमिया हो जाए किसी बंदे को, तो उसकी वजह से भी एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है ताकि पोटाशियम बहुत ज्यादा लेवल्स ना पहुंचे उसके, हाइपरकैलेमिया ना और पोटाशियम एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। ये पूरे का पूरा बच्चे आपका फ्लो चार्ट था इन इफेक्ट्स के लिए। एक और डायग्राम जो मैंने आपको दिखानी है वो ये है। ये भी बेसिकली बच्चे आपके रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के सारे इफेक्ट्स हैं। एंजियोटेंसिन 2 के बच्चे ये इफेक्ट्स देखिए, मैं जरा को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। एंजियोटेंसिन 2 वास्कुलर स्मूथ मसल की कंस्ट्रक्शन करवाता है, हाइपरटेंशन उससे वेसोस्पैज्म होगा, ठीक है। और हाइपरटेंशन को मतलब अगर बीपी लो है तो जरा सी टोन मेंटेन होगी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी स्टिमुलेट कर सकता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है एडीएच हार्मोन जो कि एंटी डायूरेटिक है। एंटी डायूरेटिक का मतलब है वाटर को डायूरेसिस नहीं करेगा, वाटर की एक्सक्रीशन नहीं होगी बल्कि वो रिटेन होगा बॉडी में, ठीक है। तो बीपी नॉर्मल की तरफ आएगा। किडनी के ऊपर क्या करता है, ग्लोमेरुलर इफ्रंट आर्टियोल की कंस्ट्रक्शन कराता है। बच्चे ये चीज आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए कि एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो आफ्रंट आर्टियोल पे नहीं बल्कि इफ्रंट आर्टियोल की वेसो कंस्ट्रक्शन करवाता है। और इसका फायदा क्या होता है जरा गौर से देखिएगा, आप लोगों को मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी क्लियर करता चलूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये बोमन कैप्सूल है, इसके अंदर ये आपका आफ्रंट आर्टियोल जो है वो एंटर हुआ, यहाँ पे सारे का सारा कैपिलरी का प्लेक्सस है, ये इफ्रंट आर्टियोल है। जब बच्चे इफ्रंट आर्टियोल की वेसो कंस्ट्रक्शन होगी तो ये नैरो हो जाएगा ना, जब ये नैरो होगा तो बैक प्रेशर लगेगा इन कैपिलरीज पे और इससे आर्टियोल पे, तो इसकी वजह से बैक प्रेशर पूरी की पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा और आपका प्रेशर इंप्रूव करेंगे, हाइपोटेंशन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है ताकि थर्स्ट आपको प्यास लगे। जब आपको प्यास लगती है तो क्या होता है बच्चे, ज्यादा से ज्यादा आप पानी पीते हैं तो हाइपोटेंसिव कंडीशन में जिनमें आपका बीपी कम है उसके अंदर बीपी नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन के लिए। तो यहाँ से बच्चे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी आपका बीपी कम होता है, जब वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू हाइपोटेंशन या हेमरेज हो जाता है या डिहाइड्रेशन या सोडियम का लॉस, इन सारी कंडीशन में एल्डोस्टेरॉन के जो ये एंजियोटेंसिन 2 के जो ये 5 इफेक्ट्स हैं ये आपकी टिप पे होने चाहिए कि एंजियोटेंसिन 2 कैसे अपनी एफर्ट्स अपनी खिदमात पेश करता है बीपी को बहाल करने की। ये बच्चे एक और बहुत खूबसूरत डायग्राम है, कोई इसकी पिक्चर लेना चाहे तो ले सकता है, जिसमें सारे इफेक्ट्स को समराइज किया हुआ है। चूंकि यहाँ पे जरा सा इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा है तो मैंने आपके लिए सिंपल डायग्राम प्रेफर की और आप लोगों को वो दिखाई। उसके बाद बच्चे आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ कि गोल्ड पार्ट हाइपरटेंशन क्या होता है।